हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई होप दैट all of you will be fine and safe at home. Dear students, as you know, yesterday I taught you about English syllabus of class 12th. Yes, but today I am going to start your syllabus of poem. Yes, आप जानते हो कि आपके सिलेबस में फ्लेमिंगो और विस्टास किताब है, तो उसमें से फ्लेमिंगो में दो पार्ट हैं। फ्लेमिंगो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में बांटी गई है, जिसका एक पार्ट जो है वो प्रोज होता है, यानी गद्य होता है, और दूसरा पार्ट जो है वो होती है पोइट्री। पोइट्री का मतलब पद्य, जो कितने नंबर की आती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। कितने नंबर की आती है? 10 नंबर की। तो वो 10 नंबर की जो आपकी पोइट्री है, जिसके कुल 6 लेसन हैं, उसी में से आज मैं पहले लेसन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने विद्यालय से पढ़े हुए, ठीक है, विद्यालय के प्रबंधक के पुत्र मिस्टर हरीश सारन, ठीक है, सेलेक्टेड इन आरएस फाइनल, ठीक है। इन्हें हमारे विद्यालय के पढ़े हुए छात्र, इसी मदर टेरेसा स्कूल के पढ़े हुए छात्र हरीश जी का आरएस में सिलेक्शन हो चुका है। यस डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हो, हार्ड वर्क इज द प्राइसलेस, अर्थात कठिन परिश्रम का कोई मोल नहीं होता, ठीक है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, और सफलता, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी होती है। इस बात को टुडेज माय डियर स्टूडेंट्स हरीश सारन जी प्रूव्ड इट। आज इसी बात को हमारे प्रिय छात्र हरीश जी ने साबित कर दिया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से मेरा अपील, मेरी आग्रह रहेगी कि जीवन में कठिन परिश्रम करो। हर मोड़ पर, हर रास्ते पे आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि कहीं मैं निठल्ला तो नहीं बैठा, कहीं मैं फालतू तो नहीं बैठा। अगर आपने टाइम इज प्रीशियस है, अर्थात समय कीमती होता है और समय का कोई मूल्य नहीं होता। अगर आपने समय के वैल्यू अर्थात महत्व को समझते हुए अपने जीवन के रास्ते पे चलते रहे, तो डेफिनेटली आई टेल यू, मैं आपको बता देता हूं, यस, या मैं आपको कहता हूं कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आज विश्वविद्यालय के लिए बड़े हर्ष, बड़े खुशी की बात है कि आज अपने विद्यालय से, अपने विद्यालय परिवार का एक छात्र, एक व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में चयनित हो चुके हैं। यस प्यारे विद्यार्थियों, चलिए जैसा कि हम टॉपिक पे आते हैं, मैं आपको ये बता चुका हूँ पोयम के बारे में कि पोयम आपके कितनी है? 6। अब उस 6 में से पहली पोयम क्या है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप अपने पास किताब को खरीद लेना। खरीद करके, किताब रख करके, जो कुछ भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस किताब को रख करके उससे अध्ययन करते रहना और उसकी नोट्स भी तैयार करते रहना। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ाना, यानी पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पढ़ करके नोट करना इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने अध्ययन को जारी रखें, अपने समय को बर्बाद न करें। थैंक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि आपके पोयम का पहला लेसन जो है वह है माई मदर एट 66। यस प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, माई का मतलब होता है मेरी, ठीक है, मेरा या मेरी। मदर का मतलब होता है माता। मदर का मतलब क्या होता है? माता। अब यहाँ पे 66 है, तो इसी एज का मतलब होता है उम्र, ठीक है। इसी उम्र को दिखाने के लिए
यहां पे प्रीपोजिशन, बताओ क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन के रूप में यहां पे किसका उपयोग किया गया, एट का उपयोग किया गया है। यस, अब यहां पे प्यारे विद्यार्थियों मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि माई यहां पे जो है वह आपका पॉजिटिव है, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अर्थात माई जो है यहां पे आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे आई का माई जो होता है, वी का आवर जो होता है, यू का योर जो होता है, ही का हिज जो होता है, सी का हर जो होता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। यस, और यहां पे मदर जो है ये आपका प्यारे विद्यार्थियों क्या है जानते हो, नाउन। नाउन का मतलब संज्ञा। तो माई का मतलब होता है मेरी, मदर का मतलब होता है माता, ठीक है, 66 का मतलब होता है 66। यस बच्चों, 60 का मतलब होता है 60 और प्लस 6 बराबर क्या कहोगे, 66। तो माई मदर एट 66 है, अर्थात 66 साल में मेरी माता, अर्थात 66 साल की मेरी माता। यस, इस लेसन का नाम जो है माई मदर एट 66 है। इसका मतलब होता है यानी 66 साल में मेरी माता, अर्थात मेरी माता की उम्र 66 साल है, या 66 साल की मेरी माता। यस, अब प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको ये बता रहा हूं कि दिस इज है, ठीक है, दिस इज अ पोइम। पोइम का मतलब होता है कविता। यस, दिस का मतलब होता है यह, पोइम का मतलब होता है कविता। यह आपकी एक कविता है, या दिस इज द नेम ऑफ पोइम, यह एक कविता का नाम है। तो जो इसको लिखने वाला होगा, क्या कहा विद्यार्थियों, लिखने वाला, अर्थात कंपोज्ड है। कंपोज का मतलब होता है रचना करना, तो मैं यहां पे लिखा हूं कंपोज्ड है। जो इसकी रचना करने वाले हैं, अर्थात जिन्होंने इस कविता को लिखा है, उन्हें अंग्रेजी में हम लोग बताओ क्या कहते हैं, पोइट। यस प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, पोइट। इस पोइट का मतलब होता है कवि। बताओ पोइट का मतलब क्या होता है, कवि। अब प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देना, एनेसेंट टाइम अर्थात प्राचीन समय में, यानी पुराने समय में अगर है मेल, मेल का मतलब होता पुरुष होता था। अगर मेल का मतलब पुरुष होता था और वह कविता लिखता था, तो उसको अंग्रेजी में हम लोग बताओ क्या कहते थे, अ पोइट। पोइट का मतलब होता कवि। लेकिन अगर उसी कविता को लिखने वाला मेल न हो करके प्यारे विद्यार्थियों अगर फीमेल होती थी, बताओ क्या कहा, फीमेल होती थी, तो उसके लिए हम लोग पोइट शब्द का उपयोग नहीं करते थे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे किसका उपयोग करते थे, पोइटेस, ठीक है। पोइटेस का मतलब होता कवियत्री। बताओ किसका उपयोग करते थे, पोइटेस। पोइटेस का मतलब कवियत्री। लेकिन इस आधुनिक युग में कविता को लिखने वाला चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फिर से सुनना, इस आधुनिक युग में कविता को लिखने वाला चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड्स का उपयोग होता है। वह कौन सा, पोइट। बताओ किसका उपयोग होता है, पोइट। पोइट का मतलब कवि। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये एक कविता है तो इसको लिखने वाले जो पोइट कवि हैं वो कौन है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, उनका नाम है कमला दास। बताओ क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों, कमला दास। यस, कमला दास इज द नेम ऑफ फीमेल, ठीक है। फीमेल का मतलब क्या होता है, महिला का नाम है। बताओ किसका नाम है, महिला का नाम। तो प्राचीन समय के अनुसार अंग्रेजी में
इनको क्या कहा जाएगा? पोएटेस। लेकिन आप अपने किताब में देखोगे तो पोएटेस शब्द का जिक्र कहीं पर नहीं है, हर जगह केवल क्या लिखा गया है? पोइट। इन्हें कमला दास के लिए क्या लिखा गया? पोइट। तो वही कारण है जो मैंने आपको समझाया कि इस आधुनिक युग में कविता को लिखने वाला चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड्स का उपयोग होता है। वो कौन सा है? पोइट। इसलिए इस कमला दास को बताओ हम लोग क्या कहेंगे? पोइट। पोइट का मतलब यहाँ पे हिंदी में क्या हो जाएगा? कवयित्री। अगर महिला होगी तो हिंदी में कवयित्री हो जाएगा, अगर पुरुष होगा तो हिंदी में कवि हो जाएगा। यस प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप मेरे इतने बात से संतुष्ट हो कि यहाँ पे पहली कविता आपकी कौन सी है? ठीक है, माई मदर एट 66, यानी 66 साल में मेरी माता, या मेरी माता की उम्र 66 साल, या 66 साल की मेरी माता। अब यहाँ पे दिस इज अ पोइम, अर्थात यह एक कविता है, या ऐसे भी कह सकते हो दिस इज द नेम ऑफ पोइम, यह एक कविता का नाम है। ठीक है, तो जो इसको लिखने वाला अर्थात कंपोज है, इसकी रचना करने वाला होगा, वो कौन होगा? पोइट। पोइट का मतलब क्या होता? कवि। फिर मैंने बताया आपको कि प्राचीन समय में अगर कविता को लिखने वाला मेल का मतलब पुरुष होता था तो किसका उपयोग करते थे? पोइट शब्द का। अगर कविता को लिखने वाला फीमेल का मतलब महिला होती थी तो किसका उपयोग करते थे? पोएटेस, कवयित्री। लेकिन इस आधुनिक युग में कविता को लिखने वाला चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड्स का उपयोग करते हैं। वो कौन सा है? पोइट। अब यहाँ पे अगर पुरुष होगा तो इस पोइट की हिंदी कवि हो जाएगी, अगर महिला होगी तो इस पोइट शब्द की हिंदी कवयित्री हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको जो लिखने वाले है वो कौन है? कमला दास। ठीक है, ये एक फीमेल का मतलब महिला का नाम है, इसलिए हिंदी में इन्हें, अंग्रेजी में इन्हें क्या कहोगे? पोइट। लेकिन हिंदी में इन्हें क्या कहोगे? कवयित्री। इसमें कोई समस्या बच्चों? यस। बढ़ूं आगे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट द पोइट, जो किताब में सबसे ऊपर लिखा गया होगा उसी में से मैं आपको समझा रहा हूं। कविता में सबसे ऊपर अबाउट द पोइट लिखा होगा, उसी में से मैं समझा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखना। ठीक है, अबाउट द पोइट अर्थात द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पोइट कमला दास, यानी कमला दास का जीवन इतिहास। यस बच्चों, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं। ठीक है, क्या? अबाउट द अ पोइट। ब्लैक बोर्ड पे देखो, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में। द पोइट का मतलब होता कवि, अर्थात कवि के बारे में, अर्थात यहाँ पे महिला है तो कवयित्री के बारे में। इसे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि द, ठीक है, लाइफ है अ हिस्ट्री, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द अ पोइट। यस, लाइफ हिस्ट्री का मतलब होता जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री का मतलब जीवन इतिहास। इस आव का मतलब होता के भी होता है, का भी होता है और की भी होता है। द पोइट का मतलब होता कवि, यानी कवि का जीवन इतिहास। बोलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहोगे? कवि का जीवन इतिहास या कवि के बारे में,
ये दोनों बातें एक ही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, इन कवयित्री कमला दास का, ठीक है, बार्न का मतलब होता जन्म जो है वह 1934 में। बताइए प्यारे विद्यार्थियों कब? 1934 में। कहां हुआ था? केरला। केरला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यस, केरला के मालाबार, यस, मालाबार नामक स्थान पे कमला दास का जन्म हुआ था। यस बच्चों, ये बार्न जो है ये बियर का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बियर का मतलब होता भालू भी होता है, बियर का मतलब सहन करना भी होता है, और बियर का मतलब जन्म लेना होता है। तो इसी बियर का थर्ड और सेकंड फॉर्म यहां पे क्या लिखा गया? बार्न। तो इस बार्न का मतलब होता है जन्म लेना। तो कमला दास का जन्म जो है वह कहां? केरला राज्य के, ठीक है, मालाबार नामक स्थान पर 1934 में हुआ था। यह किताब में सबसे पहले लिखा हुआ है। यस प्यारे विद्यार्थियों, फिर ध्यान देखना। यस, अब इस कमला दास के लिए मैं प्रोनाउन के रूप में किसका उपयोग कर रहा हूं? सी का, ठीक। तो सी इज रिकॉग्नाइज्ड, सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज, ठीक है, इंडियाज फारमोस्ट पोइट्स। ब्लैक बोर्ड पे देखना बेटा, ये क्या करा है? इन सी का मतलब होता है वह, यह किताब में लाइन दी गई है। सी का मतलब होता वह कौन। यहां पे सी का उपयोग कमला दास के लिए किया गया। बताइए किसके लिए किया गया? कमला दास के लिए। रिकॉग्नाइज का मतलब होता जानी जाती है या पहचानी जाती है। इन्हें कमला दास को जाना जाता है या पहचाना जाता है। एज है, इस एज का मतलब होता के रूप में। वन का मतलब होता एक। इंडियाज, देखो इंडिया के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, तो इंडियाज का मतलब भारत, काके की, भारत का। क्या? फारमोस्ट का मतलब होता सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट। यस, फारमोस्ट का मतलब क्या होता? मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पोइट्स है, पोइट्स का मतलब क्या होता? कवि। यस, तो इस कमला दास को भारत के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कवियों में से एक के रूप में जाना जाता है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों कोई दिक्कत? इस सी का उपयोग किसके लिए आया? कमला दास के लिए आया। इन्हें कमला दास को भारत के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक के रूप में जाना जाता है। बढ़ो प्यारे विद्यार्थियों आगे। यस, आगे देखना। हर वर्क्स है, ठीक है, हर का मतलब होता उनके, वर्क्स का मतलब होता कार्य भी होता है, रचनाएं भी होता है, ठीक है। तो हर वर्क्स है, आर है। नोन है, नोन का मतलब होता जाने जाते हैं। ये नोन नो का थर्ड फॉर्म है। हर वर्क्स आर नोन है, ठीक है। अ फार है, अ दे ईयर, यस है। तीन चीजें होगा। पहला यहां पे है अ ओ री जी नी अ ली टी। यस बच्चों, ओरिजिनलिटी का मतलब होता मौलिकता, ठीक है, मौलिकता। इनके कार्य जो है, इनकी रचनाएं जो है वह अपने मौलिकता के लिए जानी जाती है। ध्यान से सुनना बच्चों। फिर उसमें दिखा होगा दूसरा, ठीक है, अ वर्से अ टी अ लेटी। इस वर्सेटिलिटी का मतलब होता बहुमुखी। यस, बताओ क्या होता है? बहुमुखी।
इनकी रचनाएं जो है, इनके कार्य जो है अपने बहुमुखी के लिए जाना जाता है। बहुमुखी का प्रश्न आपके दिमाग में गूंज रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो बहुमुखी का मतलब होता ऐसा कवि, ऐसा लेखक जो कविता भी लिखता हो, कहानी भी लिखता हो, उपन्यास भी लिखता हो, ठीक है, ड्रामा भी लिखता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्सटाइल, अर्थात यानी बहुमुखी। तीसरा यहां पे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा टॉपिक है, ठीक है, अ इन, अ डी, जी, अ नस। इंडिजिनस का मतलब होता है, ठीक है, स्वदेशी, यस है, स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब समझते हो बच्चों, अपने देश की, अर्थात ये कमला दास जो है यह फॉरेन अर्थात विदेशी कवि नहीं है, विदेशी कवियत्री नहीं है, बल्कि अपने देश के अंदर ही केरला राज्य आता है, तो ये अपने देश की कवि है अर्थात कवियत्री है, इसलिए इनको इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी कवियत्री के रूप में जाना जाता है। यस प्यारे विद्यार्थियों, हर वर्क्स का मतलब उनकी रचनाएं, आर है, नोन का मतलब होता जानी जाती है, उनकी रचनाएं जानी जाती है, फार, देर का मतलब होता अपने, तीन चीज है, पहला ओरिजिनलिटी अर्थात मौलिकता के लिए, दूसरा ठीक है वर्सटिलिटी अर्थात बहुमुखी के लिए, बोलो वर्सटिलिटी का मतलब बहुमुखी के लिए, तीसरा इंडिजीनियस अर्थात स्वदेशी के लिए जानी जाती है। इसमें कोई समस्या प्यारे विद्यार्थियों? अब बेटा ब्लैक बोर्ड पे फिर ध्यान से देखना, ठीक है, कि इन्होंने पब्लिश्ड है, ठीक है, पब्लिश्ड का मतलब होता प्रकाशित करना, इन्होंने प्रकाशित किया है क्या? मेनी का मतलब होता ढेर सारे, ठीक है, नॉवेल्स, नॉवेल्स का मतलब उपन्यास, इन्होंने ढेर सारे उपन्यास की भी रचना किया है, अर्थात इन्होंने ढेर सारे उपन्यास भी लिखे हैं। आगे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज का मतलब होता लघु कहानी, ठीक है, इन्होंने ढेर सारे लघु कहानियों को भी लिखा है। बढ़ो आगे प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखना। तीसरा इन्होंने पोइम्स है, पोइम्स का मतलब होता कविताएं, और इन्होंने ढेर सारे कविताओं का अर्थात कविताओं की कुल 3 किताबें इन्होंने लिखी है। तो यस प्यारे विद्यार्थियों ब्लैक बोर्ड पे देखना, इन्होंने पब्लिश्ड का मतलब होता प्रकाशित करना, इन्होंने प्रकाशित किया। मेनी नॉवेल्स का मतलब ढेर सारे उपन्यास को भी प्रकाशित किया है। शॉर्ट स्टोरीज का मतलब लघु कहानियों को प्रकाशित किया है, और पोइम्स का मतलब कविताओं को प्रकाशित किया है। बढ़ो प्यारे विद्यार्थियों आगे। अब ध्यान देना, इनके प्रसिद्ध जो नॉवेल्स है, यहां ब्लैक बोर्ड पे देखो, इनका जो फेमस है, ठीक है, फेमस का मतलब होता प्रसिद्ध है, नॉवेल, नॉवेल का मतलब उपन्यास, जो इनके प्रसिद्ध है उपन्यास है, क्या है प्यारे विद्यार्थियों? जो इनका प्रसिद्ध है उपन्यास है उसका नाम है, ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, जो कमला दास के प्रसिद्ध है उपन्यास है उसका नाम है यहां पे द, ठीक है, अल्फा बेट है, अल्फाबेट आव है, ठीक है, लस्ट है। ध्यान दो, अल्फाबेट का मतलब होता वर्णमाला, आव, लस्ट का मतलब होता वासना, ठीक है, वासना, भोग विलास, यानी वासना की वर्णमाला, जिसको इन्होंने 1977, कब प्यारे विद्यार्थियों? 1977 में लिखा है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? ध्यान देना,
किताब में अबाउट द पोएट में लिखा है कि इनके द्वारा लिखी गई जो प्रसिद्ध है, फेमस का मतलब होता प्रसिद्ध है, नॉवेल का मतलब उपन्यास जो है वह कौन सा है, अल्फाबेट ऑफ लस्ट है। यानी वासना लस्ट का मतलब वासना होता है, वासना की वर्णमाला, जिसको इन्होंने 1977 में लिखा है। बड़ों प्यारे विद्यार्थियों, आगे इनके द्वारा लिखी गई जो प्रसिद्ध है, ठीक है, फेमस, ठीक है, फेमस का मतलब होता प्रसिद्ध है, अ साल्ट है, अ इस है, अ टोरीज। फेमस का मतलब होता प्रसिद्ध है, शॉर्ट स्टोरीज का मतलब लघु कहानियां। इनके द्वारा लिखी गई जो प्रसिद्ध है लघु कहानियां हैं वह कौन कौन सी है, तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसी जगह लिखता हूं। पहला आपकी है यहां पे ब्लैक बोर्ड पे देखो, अपद है, अवती, बताओ कौन सी है, पद्मावती। दूसरी जो है वह है इनकी दी हालोट है, हालोट है, एंड है, ठीक है, अदर्स है। देखो किताब में नाम नहीं दिया होगा, तो इनकी जो प्रसिद्ध है कहानियां हैं उसमें पहला पद्मावती, पद्मावती का नाम राजस्थान में आप रहते हो सुने होंगे। द हालोट है, इस हालोट का मतलब होता वेश्या अर्थात पब्लिक वुमेन, ठीक है, वह महिला जो सभी लोगों के सेक्स है रिलेशन को पूर्ण करती है उसको कहते हैं हालोट। हालोट का मतलब वेश्या अर्थात पब्लिक वुमेन। एंड अदर्स है, अदर्स का मतलब होता अन्य, उनका नाम आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है। इन सभी को इन्होंने 1992 में, कब प्यारे विद्यार्थियों, 1992 में लिखा है। ध्यान देना कि इनके द्वारा लिखी गई जो प्रसिद्ध है आपकी कहानियां हैं, जिसमें पहला क्या है, पद्मावती, यस, दूसरा जो है वह हालोट अर्थात पब्लिक वुमेन, एंड अदर्स है, और अन्य, उनका नाम पाठ्य पुस्तक में नहीं है। इनको कब लिखा गया है, 1992 में, 1992। इसमें कोई दिक्कत, अब आ जाओगे बच्चों। कमला दास जो है वह एक का है, अ सेन, अ सी, अ टीव है, अ पोइट, पोइट का मतलब कवियत्री। इन्हें कमला दास जो है वह एक का है, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, पोइट का मतलब कवियत्री। इन्हें कमला दास जो है वह एक का है, संवेदनशील कवियत्री है। अब इस कविता में अपनी सारी संवेदनाएं अपने माता के प्रति इन्होंने प्रस्तुत किया है। लास्ट में बेटा आपको बताते हुए ये मैं ध्यान रख रहा हूं क्या, कि इनकी डाइड है, डाइड का मतलब होता मृत्यु। इनकी मृत्यु जो है 2009 में, बताओ कब, 2009 में, कहाँ, ठीक है, केरला के उसी मालाबार, उसी मालाबार नामक स्थान पर इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। इसमें कोई दिक्कत, ये रहा बेटा आपके अबाउट द पोएट अर्थात कवियत्री के बारे में, या लाइफ हिस्ट्री ऑफ कमला दास, कमला दास का जीवन इतिहास। यस, फिर से बेटा 5 मिनट का समय देना आप लोग। मैंने सबसे पहले बताया आपको अबाउट द पोइट है अर्थात कवियत्री के बारे में। तो कमला दास का जन्म जो है कब, 1934 में। है कोई समस्या आपको, कहाँ, केरला। केरला इज द नेम ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य है। केरला राज्य में मालाबार नामक स्थान पर 1934 में, ठीक है, कमला दास का जन्म हुआ था। इसमें कोई दिक्कत। फिर प्यारे विद्यार्थियों सी का उपयोग किया गया, तो सी किसके लिए आया, कमला दास के लिए। सी इज
रिकॉग्नाइज का मतलब जानी जाती है, पहचानी जाती है। एज का मतलब के रूप में। वन का मतलब एक, आओ। इंडियाज का मतलब भारत की। फारमोस्ट का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट। पोइट का मतलब कवयित्री अर्थात कवियों। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक के रूप में जानी जाती है। यस मेरे विद्यार्थियों, फिर मैंने आप लोगों को बताया था हर वर्ग से इन्हें उनकी रचनाएं आर है। नोन का मतलब जानी जाती है, फॉर देयर। ओरिजिनलिटी का मतलब मौलिकता के लिए। दूसरा वर्सटिलिटी का मतलब ठीक है, बहुमुखी के लिए। और इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी। इन तीनों के लिए उनकी रचनाएं जानी जाती है। बड़ो प्यारे विद्यार्थियों, आगे पब्लिश्ड है। पब्लिश का मतलब प्रकाशित करना, इन्होंने प्रकाशित किया है। मेनी नॉवेल्स का मतलब ढेर सारे उपन्यास को। शॉर्ट स्टोरीज का मतलब लघु कहानियों को। और पोएम्स का मतलब कविताओं को इन्होंने प्रकाशित किया है। अब दो चीजें, इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध जो उपन्यास है उसका नाम क्या है? द अल्फाबेट ऑफ लस्ट है, अर्थात वासना की वर्णमाला। वासना की वर्णमाला, जिसको कब लिखा गया है? 1977 में। प्यारे विद्यार्थियों, है आपको कोई समस्या? दूसरी चीज, इनके द्वारा लिखी गई जो फेमस का मतलब प्रसिद्ध है, शॉर्ट स्टोरीज का मतलब लघु कहानी है। पहला जिसमें क्या है? पद्मावती। यस। दूसरी क्या है? हालोट। हालोट का मतलब वेश्या अर्थात पब्लिक वुमेन। तीसरी एंड अदर्स। अदर्स में अन्य है, कई हैं जिनका नाम आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, जिनको कब लिखा गया है? 1992 में। अब फिर कहता हूं कि कमला दास जो है, कमला दास को सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, पोइट का मतलब कवयित्री के रूप में जाना जाता है। यस बेटा, कमला दास को सेंसिटिव है, पोइट। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील है, कवयित्री के रूप में जाना जाता है। अब आगे आते हैं, कमला दास की डाइड का मतलब मृत्यु जो है वह केरला राज्य के मालाबार नामक स्थान पर कब है? 2009 में हुई थी। इसमें कोई दिक्कत? इन्हें कमला दास का कमला दास की मृत्यु जो है केरला राज्य के मालाबार नामक स्थान पर 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। इस पूरी कविता को कवयित्री कमला दास ने किसके ऊपर प्रस्तुत किया है? तो यस बेटा, अपनी माता के ऊपर इस पूरी कविता को प्रस्तुत किया गया है। यस, बढ़ूं आगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहां पे आपको इस कविता के कवयित्री के बारे में बता दिया। अब मैं आपको इस कविता का सारांश समझाऊंगा, अर्थात द मेन थीम ऑफ द पोइम। इन इस कविता का मुख्य विषय वस्तु क्या है, यह इस कविता का आसार क्या है। यस प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस कविता का मुख्य विषय वस्तु क्या है, इस कविता का सारांश क्या है। इसको बहुत केयरफुल होकर के देखना। क्यों? क्योंकि इस जो मैं आपको सारांश समझाऊंगा वही सब कुछ आप इस कविता में पढ़ोगे। तो मैं यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं आपको, क्या कि द मेन थीम ऑफ a poem. Yes,
द मेन का मतलब होता मुख्य, थीम का मतलब होता विषय वस्तु, ठीक है, या सार। आव का मतलब होता काके की, आव द पोइम का मतलब कविता, यानी कविता का मुख्य विषय वस्तु या कविता का मुख्य सार। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे आप ऐसे लिखोगे जैसे इन दिस अ पोइम, कामा सिंगट कामा के अंदर कविता का नाम, यहां पे हो जाएगा माई मदर एट 66, क्लोज हो गया। द पोइट, अब कवि का नाम कमला दास wants to say that। यस प्यारे विद्यार्थियों, आप याद रहे कि अगर इस लेसन से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको उसका उत्तर ऐसे शुरुआत करना होता है। इन दिस पोएम का मतलब होता इस कविता में। अब कविता का नाम क्या, माई मदर एट 66 है, 66 साल की मेरी माता नामक इस कविता में। द पोइट का मतलब होता कवि या कवियत्री, नाम क्या है, कमला दास। वंस का मतलब होता चाहती है, टू से का मतलब कहना, यानी कवि कमला दास है कहना चाहती हैं। दैट का मतलब कि। अब यहां से शुरू होता आपका क्या कि सी का मतलब होता वह। अब इस सी का उपयोग प्यारे विद्यार्थियों मैंने किसके लिए किया जानते हो, कमला दास के लिए किया। इन सी वज, ठीक है, अ गोइंग टू कोचिंग अ एयरपोर्ट। ध्यान देना, सी का मतलब होता वह कौन, कमला दास। वज गोइंग का मतलब जा रही थी, कहां जा रही थी, कोचिंग एयरपोर्ट है। कोचिंग एयरपोर्ट इज द नेम ऑफ प्लेस है। प्लेस का मतलब स्थान, ये एक स्थान का नाम है। तो इस कविता में कवियत्री कमला दास जो है वह कोचिन एयरपोर्ट को जा रही थी। अब आगे देखना बच्चों, ठीक है, हर है, हर का उपयोग कमला दास के लिए आया। हर है, अ एजेड है, अ मदर, यानी उसकी वृद्ध माता। सिट है, सिट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिट, सिट का मतलब बैठना। हर एजेड मदर सिट है, अ बी सा इड है, अ हर इन द आकार। दूसरे सेंटेंस की हिंदी सुनना बच्चों। हर का मतलब कमला दास के लिए आया है, एजेड का मतलब होता वृद्ध है, मदर का मतलब होता माता, इन उसकी वृद्ध माता। सिट का मतलब होता बैठी हुई थी, कहां, बिसाइड हर का मतलब उसके पास, इन द कार का मतलब कार में। इन्हें कमला दास की वृद्ध माता जो है कार में उसके पास है, बैठी हुई थी। इसमें कोई दिक्कत? यस बच्चों। सी का मतलब होता वह कौन, पोइट कवियत्री कमला दास। वज अ पैनेड अ टू सी हर मदर, हर मदर रिंकल्ड है, रिंकल्ड एंड फेडेड अ फेस। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों। सी का मतलब होता वह कौन, कवियत्री कमला दास। वज पैनेड का मतलब होता दुखी हो जाना, दर्द होना, यानी उसे दर्द हुआ। क्या? टू सी का मतलब होता देख करके, किसे देख करके। हर मदर का मतलब अपनी माता, ठीक है, अपनी माता के। रिंकल्ड का मतलब होता झूरीदार, एंड का मतलब होता और, फेडेड का मतलब मुरझाए हुए, फेस का मतलब चेहरा। इन्हें अपनी माता के मुरझाए और झुरीदार चेहरे को देख करके कवियत्री
कमला दास को दर्द हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, ये सब कुछ आपको उस कविता में पढ़ाऊंगा, इसलिए मेरे मेन थीम को आप सीरियस होकर के देखना। देखो यहाँ पे सी का मतलब होता हुआ कौन, कमला दास। वजह, पेंड का मतलब होता दर्द होना, उसे दर्द हुआ। टू सी का मतलब होता देख करके। हर मदर का मतलब अपने माता के। रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार। एंड फेडेड का मतलब मुरझाए हुए। फेस का मतलब चेहरा। अपने माता के झुर्रीदार और मुरझाए हुए चेहरे को देख करके कवयित्री कमला दास को दर्द हुआ। यस बच्चों, अब आगे देखना। आउटसाइड है, आउटसाइड है, आव द कार, यानी कार के बाहर। ठीक है। सी लुक्ड है, उसने देखा। दैट का मतलब होता कि कार के बाहर उसने देखा कि यंग है। यंग का मतलब युवा अर्थात छोटे छोटे। यंग है। और ट्रीज है। आर है। रनिंग, रनिंग बैक है। एंड हैप्पी, चिल्ड्रेन आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, आउटसाइड का मतलब होता बाहर। आउट द कार का मतलब कार, कार के बाहर, मतलब कार जा रही थी कार के बाहर। सी लुक्ड है अर्थात कमला दास ने देखा। दैट का मतलब होता कि। यंग ट्रीज का मतलब होता युवा वृक्ष। ठीक है। रनिंग बैक का मतलब पीछे भाग रहे थे। जैसा कि आप जानते हो, जब आप बस से घर जाते हो तो गाड़ी बस आगे चलती है तो लगता है कि पेड़ पौधे जितने घर मकान जो है वो पीछे भाग रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे करा कि यंग ट्रीज का मतलब युवा वृक्ष है। रनिंग बैक का मतलब पीछे जा रहे थे। एंड का मतलब होता और। हैप्पी चिल्ड्रेन, हैप्पी चिल्ड्रेन का मतलब प्रसन्नचित बच्चे। आर कमिंग आउट का मतलब बाहर आ रहे थे। आउ देयर होम्स है। और प्रसन्नचित बच्चे जो है वो अपने घरों से बाहर आ रहे थे। इसमें बेटा एक बेजोड़ की लाइन है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान देना। क्या कहा कि सी रियलाइज्ड है। रियलाइज सी का मतलब होता वह। रियलाइज्ड है, रियलाइज का मतलब अनुभव होना। उसे अनुभव हुआ, इसे देख करके उसे अनुभव हुआ। क्या? दैट का मतलब होता कि। जॉय, जॉय का मतलब होता खुशी। एंड सारो, सारो का मतलब होता दुख है। आर है वापस है। ठीक है। वापस है। एंड उप्स है। उप्स है। आव है। ला इफ है। बहुत बेजोड़ लाइन है। इन्हीं युवा वृक्षों को पीछे भागते हुए और प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए जब कमला दास ने देखा तो सी रियलाइज्ड है, उसे अनुभव हुआ। क्या? दैट का मतलब होता कि। क्या? अब यहां पे जॉय का मतलब होता खुशी। एंड सारो का मतलब होता दुख है। वापस है। एंड उप्स है। वापस एंड उप्स का मतलब ताना बाना, ताना और बाना। आवर लाइफ का मतलब जीवन, यानी दुख और खुशी, सुख और दुख है जीवन के दो ताने और अबाने हैं। ये ऐसे कह लो कि सुख और दुख जो है वह जीवन के एक सिक्के के दो पहलू हैं। यस प्यारे विद्यार्थियों, अब उसके आगे आफ्टर। आफ्टर का मतलब के बाद। ठीक है। द से क्यों टी चेक है, यानी आफ्टर द सिक्योरिटी चेक है एट है।
ठीक है, एट द एयरपोर्ट है, यानी उस हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के बाद, ठीक है। बाद हर मदर का मतलब उसकी माता, हर मदर यानी उसकी माता, स्टूड का मतलब खड़ी थी, कहाँ। अ फ्यू का मतलब होता कुछ है, यार्ड्स का मतलब होता गज है, अवे का मतलब दूर होता है, फ्रॉम का मतलब होता से, किससे। हर डॉटर का मतलब होता पुत्री। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना। आफ्टर का मतलब होता के बाद, सिक्योरिटी का मतलब होता सुरक्षा, चेक का मतलब होता जांच, कहां। एट द एयरपोर्ट है, बोलो एयरपोर्ट का मतलब हवाई अड्डे, यानी हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के बाद। बोलो क्या कहा, हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के बाद। हर मदर यानी उसकी माता, स्टूड का मतलब होता खड़ी थी, अ फ्यू का मतलब कुछ है, यार्ड्स का मतलब गज, ये दूरी नापने की प्राचीन इकाई है, ठीक है। अ फ्यू यार्ड्स है, अवे का मतलब दूर, यानी उसकी माता कुछ गज दूर खड़ी थी, किससे। फ्रॉम का मतलब होता से, हर डॉटर का मतलब अपने पुत्री से, ठीक है। यानी उसकी माता जो है वो अपने पुत्री से, यानी उसकी माता अपने पुत्री से कुछ गज दूर खड़ी थी, कहाँ। सुरक्षा जांच के, हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के बाद। यस, अब यहां पे सी, वंस अगेन का मतलब एक बार पुनः। सी वंस अगेन लुक्ड का मतलब होता बच्चों देखना, यानी वंस अगेन उसने देखा, किसे। एट हर, ठीक है, पैथेटिक, एंड डेड, एट हर पैथेटिक एंड फेडेड फेस। यस प्यारे विद्यार्थियों, सी वंस अगेन का मतलब एक बार पुनः, ठीक है। सी लुक्ड का मतलब कवियत्री कमला दास ने देखा, हर का मतलब अपने, ठीक है। यहां पे आप लोग मदर कर देना, ठीक है। मदर का मतलब होता माता, अपोस्ट्रोफियस, अपने माता के। पैथेटिक का मतलब होता है दुखपूर्वक, ठीक है, अर्थात उदास। एंड फेडेड का मतलब मुरझाए हुए, फेस का मतलब चेहरे को। इन एक बार फिर उसने अपनी माता के उदास या मुरझाए हुए चेहरे को देखा। सी बिकम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो गई। अब यहां पे प्यारे बच्चों सी, ठीक है। बीकेम का मतलब होता हो गई, भेरी का मतलब होता बहुत है, सैड का मतलब दुखी। कमला दास जो है वो बहुत दुखी हो गई, यानी सी बीके में वेरी सैड है, वो बहुत दुखी हो गई। टू हाइड है, टू हाइड का मतलब छुपाने के लिए, ठीक है। हर है सैडनेस का मतलब होता दुखपूर्ण, दुखपूर्वक। अब इसके नीचे लिखूंगा बच्चों, नहीं देखेगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं, ध्यान देना। एक सेंटेंस है कि हर सैडनेस है थॉट्स है, थॉट्स का मतलब विचार, वो अपने दुखद विचारों को छुपाने के लिए, ठीक है। स्माइल्ड है, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराती है, अगेन है, एंड अगेन, वह बार बार अपनी माता को देख करके मुस्कुराती है। ध्यान दो, टू हाइड का मतलब छुपाने के लिए, हर का मतलब अपने, सैडनेस का मतलब दुखद, थॉट का मतलब विचार, वह अपने दुखद विचारों को छुपाने के लिए से स्माइल का मतलब वह मुस्कुराई, अगेन एंड अगेन का मतलब बारंबार, उसके दुख को देख करके
अपने माता के चेहरे को देख करके जो दुखी हुई थी, उसके दुख को उसकी माता आभास न कर सके, इस बात को छुपाने के लिए वो अपनी माता को देख करके बार बार मुस्कुराई। कौन? इन कवयित्री कमला दास। ये प्यारे विद्यार्थियों रहा इस कविता का मुख्य विषय वस्तु। यही सब कुछ मैं आपको इस कविता में समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा फिर से देख लेना। देखो यहाँ पे लिखा इन दिस पोयम, इस कविता में कविता का यहाँ पे नाम आ गया। माई मदर एट 66 द पोइट, अब यहाँ पे कवयित्री का नाम आ गया। वंस का मतलब होता चाहती है, टू से का मतलब कहना, अब यहाँ पे दैट का मतलब कि। पहला सेंटेंस है बेटा। सी का उपयोग बताओ यहाँ पे किसके लिए किया गया? कमला दास के लिए। सी वॉज गोइंग का मतलब जा रही थी, कहाँ? कोचिन एयरपोर्ट, यानी वह कोचिन हवाई अड्डे को जा रही थी। ये कोचिन जो एयर है, ये प्लेस स्थान का नाम है, यानी हवाई अड्डे का नाम है। हर एजेड मदर अर्थात उसकी वृद्ध माता। सिट का मतलब बैठी हुई थी। बिसाइड, बिसाइड का मतलब के पास। हर का मतलब कमला दास, कहाँ? इन द कार का मतलब कार में, यानी कार में उसकी माता उसके पास बैठी हुई थी। फिर है सी वॉज पेनेड, उसे दर्द हुआ। टू सी का मतलब देख करके। हर मदर का मतलब अपने माता के, ठीक है। रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार। एंड फेडेड का मतलब मुरझाए। फेस का मतलब चेहरा। अपने माता के झुर्रीदार और मुरझाए हुए चेहरे को देख करके कवयित्री कमला दास को दर्द हुआ या दर्द होता है। अब यहां बच्चों आउटसाइड ऑफ द कार, यानी कार से बाहर, कार से बाहर। शी लुक्ड, उसने देखा। किसने देखा? कमला दास ने देखा। दैट का मतलब होता कि। यंग ट्रीज का मतलब युवा वृक्ष। और रनिंग बैक का मतलब पीछे भाग रहे थे। एंड हैप्पी चिल्ड्रन का मतलब प्रसन्नचित बच्चे। कमिंग आउट का मतलब बाहर आना, आव देयर होम से। और प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। शी रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया। किसने अनुभव किया? कवयित्री कमला दास ने अनुभव किया। गजब की लाइन है बेटा। दैट का मतलब होता कि। जॉय का मतलब होता खुशी। एंड सरोज का मतलब होता दुख। और वाप्स एंड उप्स, यानी ताना और बाना, ताना और बाना। और लाइफ का मतलब जीवन, यानी सुख और दुख जो है वह जीवन के दो ताने और बाने हैं। यानी सुख और दुख जो है वह जीवन का ताना और बाना है। आफ्टर का मतलब के बाद। द सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, चेक का मतलब जांच, ठीक है। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के बाद। कहाँ? एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर। हर मदर का मतलब उसकी माता। स्टूड का मतलब खड़ी थी। अ फ्यू का मतलब कुछ है। यार्ड्स का मतलब गज। अवे का मतलब होता दूर। फ्रॉम हर डॉटर का मतलब अपने पुत्री से, ठीक है। उसकी माता, यानी कवयित्री कमला दास की माता अपने पुत्री से कुछ गज दूर खड़ी थी। सी वंस अगेन, वंस अगेन का मतलब होता एक बार पुनः। वंस अगेन का मतलब एक बार पुनः, ठीक है। लुक्ड का मतलब होता देखा। एट हर मदर्स, मदर्स का मतलब माता के। पैथेटिक का मतलब उदास अर्थात दुखद है। एंड फेडेड का मतलब मुरझाए हुए। फेस का मतलब चेहरे को। एक बार फिर पुनः कवयित्री
कमलादास ने अपनी माता के दुखद उदास और मुरझाए हुए चेहरे को देखा। सी बीकेम का मतलब हो जाना, वेरी का मतलब होता बहुत सैड का मतलब दुखी, वह बहुत दुखी हो गई। तब बेटा उसने अपने दुख को छुपाने के लिए क्या किया, ध्यान दो। टू हाइड का मतलब छुपाने के लिए, हर का मतलब अपने, सैडनेस का मतलब दुखद, थॉट का मतलब विचार, वह अपने दुखद विचारों को छुपाने के लिए से स्माइल, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, उसने मुस्कुराया। अगेन एंड अगेन का मतलब बारंबार। कवयित्री कमला दास अपनी माता के प्रति जो दुख था उसे छुपाने के लिए अपनी माता को देख करके बार बार मुस्कुराई। यस, ये रहा बेटा इस कविता का मुख्य सारांश। यही सब कुछ मैं आपको इस कविता में पढ़ाऊंगा। अब अगले वीडियो में आपको बुक्स के अंदर जो स्टेंजा दी गई है मैं उस स्टेंजा के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त। थैंक्स।
वो ठीक नहीं है। मेरा चैनल हाँ, मेरा कुछ ये इसमें ओके है देखो। मेरा कुछ धन्यवाद। ये क्या है? ये तो सर कुछ नहीं, लास्ट में बंद करने का। कौन सा? ये है ना सबसे लास्ट में। क्लास खत्म हो गई, हाँ, हाँ। कोई बटन दबा देने बंद हो जाएगा। ओ रमा